इतिहास क्या है? आज जानते हैं इतिहास क्या है। हमारे अतीत में घटित घटनाओं का क्रमिक पूर्ण अध्ययन करना ही या क्रम से अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। हमारे बीते हुए समय में घटित घटनाओं के क्रम से अध्ययन करने को इतिहास कहा जाता है। ठीक है, तो इतिहास के अध्ययन के कौन कौन से लाभ हैं या हम इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि इतिहास का हम अध्ययन क्यों करते हैं। हाँ, हमारी प्राचीन समय में जो हमारे गलती पूर्वज किए हैं उन गलतियों को सुधार करके और अपने वर्तमान जीवन में उन गलतियों को सुधार कर अपने भविष्य को बनाने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। इतिहास के पिता कहे जाते हैं हेरोडोटस। ठीक है ना, इतिहास के पिता है हेरोडोटस। इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है, प्राक-इतिहास, आर्य इतिहास और ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो अब हम जानेंगे प्राक इतिहास क्या है। इतिहास का ऐसा समय जिसका लिखित स्रोत नहीं हो, लिखित स्रोत नहीं हो, केवल पुरातात्विक स्रोत हो, केवल पुरातात्विक स्रोत हो। इतिहास का ऐसा समय जिसका केवल पुरातात्विक स्रोत ही हो, लिखित स्रोत नहीं हो, इतिहास के ऐसे समय को या ऐसे कालखंड को प्राक इतिहास कहा जाता है। प्राक इतिहास के अंतर्गत हम पाषाण काल को देखते हैं। प्राक इतिहास के अंतर्गत हम पाषाण काल को देखते हैं। पाषाण काल का अर्थ होता है पत्थरों का काल। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, यानी कि ऐसा समय जिस समय हमारे पूर्वज पत्थरों का सबसे अधिक इस्तेमाल किया करते थे अपने जीवन में, ऐसे इतिहास के कालखंड को पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल को सामान्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल यानी सबसे पुरानी पाषाण काल। इसका समय था लगभग 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक, 12,000 ईसा पूर्व तक, यानी कि मनुष्य अपने जीवन के सबसे लंबा समय किस कालखंड में बिताया है तो है 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12 लाख ईसा पूर्व तक, यानी कि पूरा पाषाण काल में ही मनुष्य अपना सबसे अधिक जीवन बिताया है। इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल का जो समय था ये था 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक। 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक के समय काल को मध्य पाषाण काल कहा गया। इस समय आग की खोज हुई। मनुष्यों द्वारा आग की खोज मध्य पाषाण काल में की गई थी, लेकिन मध्य पाषाण काल के मनुष्यों को आग जलाने के तरीके तो मालूम चल गए थे, लेकिन आग पर नियंत्रण उनका नहीं हो सकता था। वो आग पर नियंत्रण नहीं कर पाते थे। इसलिए फिर समय बीतता गया और 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व तक में आया नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, इसकी समय अवधि थी 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व तक। 3,000 ईसा पूर्व तक के समय काल को नवपाषाण काल के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें मनुष्यों ने आग पर नियंत्रण पाया, आग पर नियंत्रण पाया, कृषि करना प्रारंभ कर दिया, कृषि प्रारंभ की,
कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया, मनुष्य आग पर नियंत्रण पाया, कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया, और पशुओं को पालना शुरू किया। पशुओं को पालना शुरू किया, यानी कि नवपाषाण काल के अंतर्गत इतने सारे परिवर्तन आए। इसके बाद आता है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, इस समय मनुष्यों ने एक नई धातु की खोज के लिए कर ली थी, जिसका नाम था तांबा। तांबा मनुष्य के द्वारा खोजी गई सबसे प्राचीन धातु है तांबा, और तांबे की खोज हो जाने के कारण अब इस काल में तांबे के साथ साथ पत्थरों के साथ साथ तांबे का भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया, जिसके कारण से इस पूरे समय काल को कहा गया ताम्रपाषाण काल। इसकी अवधि थी 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक लगभग मानी गई है। ठीक है, इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते हैं, क्योंकि 2500 ईसा पूर्व आते आते हड़प्पा सभ्यता अपने अस्तित्व में आ जाता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज हो जाती है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की खोज को लेकर के भी विद्वानों के अंदर अधिक मतभेद होने के कारण इसका सही काल का निर्धारण नहीं किया जा सका है। तो ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत तांबे और पत्थरों का उपयोग सबसे अधिक हुआ, जिसके कारण से इतिहास के ऐसे कालखंड को ताम्रपाषाण काल के नाम से जाना जाता है। तो प्राक इतिहास के अंतर्गत हमने देखा कि ऐसा समय जिसका केवल हमारे बीच पुरातात्विक स्रोत ही मौजूद होते हो और लिखित स्रोत कोई मालूम नहीं होता है, तो इतिहास के ऐसे समय को हम प्राक इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। इस समय मनुष्य आदि मानव हुआ करते थे, यानी कि इसमें मनुष्य जो थे वो सभ्य नहीं थे। प्राक इतिहास के अंतर्गत सभ्य मनुष्य नहीं थे। ये मनुष्य घूम फिर करके पशुओं की भांति अपनी जीवन यापन करते थे और पशुओं की तरह ही अपना भोजन, रहन सहन और अपना जीवन व्यक्तित्व करते थे। ये पूरी तरह से असभ्य थे, जिसके कारण से यहाँ पर हमें कोई भी मनुष्यों के निवास स्थान निश्चित देखने को नहीं मिलता था। प्राक इतिहास के अंतर्गत हमें मनुष्य घुमंतु रूप में देखने को मिलते हैं। इस समय के पत्थरों के औजार, पत्थरों से बनी छोटी मोटी इमारतें, इन सब चीजों के बारे में हमें अधिक मालूम पड़ता है, जिसके कारण से इस पूरे सभ्यता का ही नाम, इस पूरे कालखंड का ही नाम पाषाण काल रख दिया गया। स्टोन एज, इंग्लिश में इसे स्टोन एज कहा जाता है। फिर हम देखते हैं आर्ध इतिहास के बारे में। इतिहास का ऐसा कालखंड जिसके हमें लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक स्रोत दोनों ही मौजूद हो, लेकिन लिखित स्रोत को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इतिहास के ऐसे कालखंड को हम आर्ध इतिहास, यानी कि आधा ही इतिहास हमें मालूम है। जिस कालखंड का हमें आधा अधूरा इतिहास मालूम है, उसे आर्ध इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। आर्ध इतिहास, ठीक है। इसमें लिखित स्रोत और पुरातात्विक, लिखित और पुरातात्विक दोनों स्रोत है, दोनों स्रोत उपलब्ध है, लेकिन लिखित स्रोत को पढ़ा नहीं जा सका है लेकिन लिखित स्रोत को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसे आर्ध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है ना। इसमें आ जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता को अर्ध इतिहास काल के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता से लिखित और पुरातात्विक दोनों ही स्रोत हमें
मालूम चले हैं, लेकिन उनके लिखित स्रोतों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए इन्हें हम आर्य इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है या रखते हैं। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, इस सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक हुआ करती थी, जिसकी जानकारी अभी हमें प्राप्त नहीं है, ना ही इस सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को हम अभी तक पढ़ पाए हैं, जिसके कारण से इसे हम आर्य इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो अब हम जान लिए प्राक इतिहास क्या है। इतिहास का ऐसा समय जिसके बारे में हमें लिखित रूप से जानकारी प्राप्त नहीं है, केवल पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से ही इस काल के इतिहास का हम पता लगाते हैं। इतिहास के ऐसे समय को प्राक इतिहास के अंतर्गत रखते हैं, जिस इतिहास के अंतर्गत हमें केवल पुरातात्विक स्रोत ही मालूम होते हैं और लिखित स्रोत भी है, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इतिहास के ऐसे या बीते हुए कालखंड के ऐसे समय को हम आर्य इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। फिर जानते हैं हम ऐतिहासिक काल, यानी कि ऐसा समय जिसमें हमें लिखित स्रोत भी है और पुरातात्विक स्रोत भी है, और उनके लिखित स्रोत को हम पढ़ भी सकते हैं। ठीक है ना। इसमें लिखित और पुरातात्विक दोनों स्रोतें उपलब्ध हैं, लेकिन इसमें दोनों, ऐसा नहीं है कि इसमें लिखित स्रोत जैसे इसमें नहीं पढ़ा जा सकता है, लेकिन इसमें लिखित और पुरातात्विक दोनों ही स्रोत हमारे पास मौजूद है, और इनकी लिखित स्रोतों को भी हम पढ़ सकते हैं और पुरातात्विक स्रोत तो हमारे पास है ये है, तो दोनों ही स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं। इस काल के अंदर हम वैदिक सभ्यता को रखते हैं। वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता को इसके अंतर्गत हम रखते हैं। वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता दोनों ही सभ्यता एक ही है, क्योंकि वैदिक सभ्यता का स्थापना आर्यों के द्वारा किया गया था, इसलिए इसे आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता कहा जाता है। ठीक है ना। इसके बाद में इसको इतिहास को हम ऐतिहासिक काल को भी हम 4 भागों में बांटते हैं। ऐतिहासिक काल को भी हम 4 भागों में बांट करके इसका अध्ययन करते हैं। एक होता है हमारा प्राचीन इतिहास, एक होता है मध्यकालीन इतिहास, एक होता है मध्यकालीन इतिहास, एक आधुनिक इतिहास, और चौथा जो होता है वो होता है विश्व इतिहास। विश्व इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास और विश्व इतिहास। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम वैदिक सभ्यता से लेकर के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम वैदिक सभ्यता से लेकर के हम वैदिक सभ्यता से लेकर के हम मोहम्मद गजनवी का आक्रमण, जो उसका आखिरी आक्रमण था 1027 ईस्वी में। ठीक है ना। यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1027 ईस्वी तक के इतिहास को हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद क्योंकि इसमें हमें लगभग 2500 सालों का इतिहास पढ़ना होता है, प्राचीन इतिहास में लगभग 2500 सालों का इतिहास हमें पढ़ना पड़ता है, जिसमें प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता, उसके बाद में पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल। वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में बांट दिया गया है, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल।
क्योंकि सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जिसकी स्थापना या उसका निर्माण 1500 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था और इसकी 1000 ईस्वी में समापन की गई, ईसा पूर्व में समापन की गई थी। इसलिए 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक के समय काल को हम ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इसके बाद उत्तर वैदिक काल यानी कि ऋग्वेद के काल के बाद वाला समय 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के समय को हम उत्तर ऋग्वैदिक काल, जिसमें 3 वेदों की रचना हुई, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, और चौथी वेद जो है ऋग्वेद। यह ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद से हमें 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक की हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक की इतिहास हमें अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद से प्राप्त होती है। इसके बाद शुरू हो जाता है महाजनपदों का काल। 600 ईसा पूर्व के बाद में महाजनपदों का काल चालू हो जाता है। 544 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य पे हर्यक वंश की स्थापना होती है और यहीं से शुरू होता है महाजनपद काल। इसकी जानकारी हमें 16 महाजनपदों, जो उस समय पूरे भारत में 16 महाजनपद थे, उन महाजनपदों की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र, इन दोनों पुस्तकों से हमें प्राप्त होती है। तो वो तो हम प्राचीन इतिहास के कालखंड वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अब जानते हैं हम कि मध्यकालीन इतिहास का शुरुआत हमारा कहाँ से होता है। तो मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत हमारी होती है 1206, ठीक है ना। 1206 से लेकर के, यानी कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण, गजनवी के आक्रमण तो 1027 में खत्म हो जाता है, लेकिन मोहम्मद गजनवी का आक्रमण 1027 में खत्म हो जाता है, और मोहम्मद गौरी का आक्रमण जो होता है वो सबसे पहले मोहम्मद गौरी का आक्रमण चालू होता है भारत के अंदर 1172 में। लेकिन ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तराइन का पहला युद्ध 1191 और दूसरा 1192। 1191 और 1192 का तराइन का युद्ध होता है, जो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। इसमें दोनों ही युद्धों में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, मोहम्मद गौरी हार जाता है, और इसमें मोहम्मद गौरी जीतता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। इसके बाद में एक और होता है चंदावर का युद्ध 1194 में। 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, जो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में होता है। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच युद्ध होने के कारण, जो प्रथम इसका तराइन का पहला युद्ध था, इसमें जयचंद और मोहम्मद गौरी ने मिलकर के, जयचंद और पृथ्वीराज चौहान ने मिलकर के मोहम्मद गौरी को परास्त किया था, और तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी और जयचंद ने मिलकर के पृथ्वीराज चौहान को पराजित किए थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान पकड़े जाते हैं, तराइन के दूसरी युद्ध में उनको हत्या कर दी जाती है ले जाकर के अफगानिस्तान में। और 1194 में जब फिर मोहम्मद गौरी वापस आता है तो जयचंद के साथ उसका युद्ध होता है, इसमें जयचंद भी मारा जाता है। और 1206 में मोहम्मद गौरी भारत को छोड़ करके अब अफगानिस्तान जाता है, लेकिन जाने के क्रम में पंजाब के जो खोखर जनजाति थे, खोखर जनजाति वालों ने इसकी 1206 में हत्या कर देते हैं मोहम्मद गौरी की। उसके बाद से 1206 में स्थापना हो जाता है दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली सल्तनत। तो मध्य इतिहास में हमारा शुरू होता है 1206 दिल्ली सल्तनत काल से लेकर के ये चलता है, दिल्ली सल्तनत से लेकर के चलता है ये मुगल काल की स्थापना तक, मुगल, ठीक है ना। मुगल काल की स्थापना 1526, ठीक है ना। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल वंश की स्थापना करता है। तो यहाँ से दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर के 1526 तक आते आते मध्यकालीन इतिहास नहीं, मुगल काल 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। इसके बाद से मुगल काल आता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद में दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है 1526 में और मुगल काल शुरू होता है। और मुगल काल के बाद में
1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति होने के पश्चात मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय को या बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने हत्या कर देते हैं और यहाँ से मुगलों का भी शासन का अंत हो जाता है। यहाँ से चालू हो जाता है 1857 से लेकर के 1947 तक, ये हमारा हो जाता है आधुनिक इतिहास। 1857 से 1947 तक का लगभग 90 सालों के इतिहास को हम आधुनिक इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। और इसके बाद में आ जाता है 1947 के बाद में नेहरू युग। नेहरू युग के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तब हमने जाना प्राचीन इतिहास के बारे में, मध्यकालीन इतिहास के बारे में और प्राचीन इतिहास के बारे में। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तीनों इतिहासों को देखा। फिर अब एक विश्व का इतिहास, इसमें हम पूरे विश्व के इतिहास को, ग्लोबल या पूरे विश्व के इतिहास को हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं। अलग अलग देशों के रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं, वहां के शासकों और राजाओं के बारे में जानते हैं। तो आइए एक बार फिर से शुरू से रिवाइज कर लेते हैं। इतिहास के पिता है हेरोडोटस, ठीक है ना, हेरोडोटस। और इतिहास को हम अपने अध्ययन की सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांटते हैं, प्रागइतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास, ठीक है ना। लिखित स्रोत उपलब्ध होते हैं। इतिहास का ऐसा समय जिसमें लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं होता है, केवल पुरातात्विक स्रोत होता है, ऐसे इतिहास के कालखंड को हम प्रागइतिहास, जिसमें लिखित स्रोत उपलब्ध होता है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, केवल पुरातात्विक स्रोतों के आधार पे ही उस कालखंड के इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। इतिहास के ऐसे समय को आद्य इतिहास काल, जिस इतिहास काल के लिखित और पुरातात्विक दोनों ही स्रोत हमारे बीच उपलब्ध हो और दोनों को ही हम पढ़ और समझ सकते हैं, इतिहास के ऐसे काल को हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। इसमें आ जाएगा हमारा पाषाण काल, जो 4 भागों में बटा हुआ है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, ठीक है। इसमें आ जाएगा हमारा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। अब हम बात करें ऐतिहासिक बारे में, तो इसको भी हम 4 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। प्राचीन इतिहास, जो हमारी शुरू होती है वैदिक सभ्यता से लेकर के 1027 मोहम्मद गजनवी का सोमनाथ का आक्रमण के बाद, जो जाटों के ऊपर 1027 में आक्रमण हुआ था, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 में मोहम्मद गजनवी ने किया था, ठीक है। और 1027 में इसका अंतिम आक्रमण होता है भारत के ऊपर, जो भारत के जाटों के ऊपर होता है। और इस आक्रमण के बाद में मोहम्मद गजनवी की 1030 में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद यहाँ तक इतिहास, हमारा प्राचीन इतिहास खत्म हो जाता है, लगभग 2500 सालों का इतिहास है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास। ये आता है हमारा 1206, दिल्ली सल्तनत की स्थापना से लेकर के और 1857 की क्रांति तक के इतिहास को हम मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत में देखते हैं। इसमें दिल्ली सल्तनत के प्रथम वंश था गुलाम वंश, फिर आया गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश। क्रम से देखें तो इसमें आया गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लास्ट आया लोधी वंश। पूरे 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन किया था। इसके बाद में हम देखते हैं मुगल काल, जिसकी स्थापना 1526 में हुई और 1857 में अंग्रेजों ने इस मुगल काल का अंत कर दिया। और बहादुर शाह जफर इस मुगल काल के अंतिम शासक होते हैं। और प्रथम शासक बाबर था, जिसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसके बाद आधुनिक इतिहास शुरू हो जाता है। आधुनिक इतिहास में हम अंग्रेजों के शासन व्यवस्था और गांधी जी द्वारा चलाए गए अनेकों आंदोलनों को देखते हैं, ठीक है। तो 1857 की क्रांति देखेंगे, उससे पहले चलेंगे तो 1757 का प्लासी का युद्ध, 1764 का बक्सर का युद्ध, फिर 1857 की क्रांति, इसमें लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति, ठीक है ना, वेलजली की सहायक संधि, इस तरह के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम भारत के ऊपर भारत शासन अधिनियमों को इसी में पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास में। फिर गांधी जी के द्वारा चलाया गया चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट आंदोलन, उसके बाद खिलाफत आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब आंदोलनों को हम आधुनिक इतिहास के अंतर्गत देखेंगे। और अंततः 1947 जब हमारा भारत अंग्रेजों से पूर्ण रूप से आजाद हो जाता है, जो 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद से शुरू होता है हमारा गांधी युग।
ठीक है, तो ये हमारे आधुनिक काल में आया था।